नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नतीजों की घड़ी अब आती जा रही है, आप देख रहे हैं, और कल सुबह से ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और दिन खत्म होते होते देश को एक नई सरकार भी मिल जाएगी। कल का दिन लोकतंत्र के लिहाज से बड़ा दिन है और इस बड़े दिन के पहले आज भी सियासी हलचल काफी तेज रही। आज दिन भर पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूंगा, पूरे देश में सियासी हलचल काफी तेज रही है। टीवी चैनलों में दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़ों को इंडिया गठबंधन ने एक सिरे से खारिज कर दिया है और उसे पूरा यकीन है कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनने जा रही है। और हमारे एग्जिट पोल में, डीबी लाइव के एग्जिट पोल में भी वही दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। इसकी मिसाल दो तस्वीरों में देखने को मिल सकती है। एक तो तमिलनाडु पहुंची हुई सोनिया गांधी के चेहरे के भाव और दूसरा कांग्रेस मुख्यालय में कल के लिए की जा रही तैयारियां। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय में कल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अगर स्क्रीन पर ला सकते हैं तो जरूर ले आइए कि कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्य दफ्तर है 24 अकबर रोड, वहां पर कैसी तैयारियां हो रही हैं। और उधर सोनिया गांधी जब आज तमिलनाडु पहुंची तो उनके चेहरे का जो हाव भाव था वो साफ साफ बता रहा था कि कितना कॉन्फिडेंट है कांग्रेस पार्टी। और देखिए यहां पर ये तैयारियां हैं 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय, और पहले से ये तैयारियां चल रही हैं। मिठाई के ऑर्डर भी हो चुके हैं और ये 24 अकबर रोड की तैयारियां हम दिखा रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। इन दोनों तस्वीरों से साफ समझ में आता है कि कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर निश्चिंत है। दूसरी तरफ से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज दो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं। एक अखिलेश यादव ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने काउंटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया है, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद खास रही है जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी हां, चुनाव आयोग, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग जो है, वो आज उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने प्रेस को संबोधित किया। आमतौर पर हर फेज के चुनाव के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था अभी तक, और प्रेस को ब्रीफ करता था कि कितने केंद्रों में कितना मतदान हुआ। लेकिन इस बार पूरा चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयुक्त फिर से मीडिया से मुखातिब हुए, फिर से उन्होंने विपक्ष के सवालों पर शायरी पढ़ी और फिर से विपक्ष की शंकाओं को खारिज कर दिया। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं चुनाव आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और एक सवाल पूछा गया, और सवाल था जयराम रमेश को लेकर, जो कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि राज्यसभा से सांसद भी हैं, और मीडिया विंग को बहुत उनके हवाले ही किया गया है, तो वो भी देखते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के भी काफी करीबी। लेकिन उन पर एक सवाल, और राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान ली। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकल के जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया।
मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत इस पर, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट। तो ये चुनाव आयुक्त बता रहे हैं जो कि क्या कुछ होना चाहिए, कल के लिए क्या कुछ किया गया, क्या तैयारियां की गई हैं, ये सब कुछ यहां पर बता रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वहीं दूसरी तरफ उधर लखनऊ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी, यानी अखिलेश यादव ने भी कल की काउंटिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। कल की काउंटिंग को लेकर इधर कांग्रेस पार्टी की भी तैयारियां हैं, इन सब पे भी बातें करेंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुनिए। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। तो हर तरह से तैयार हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यानी अखिलेश यादव चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और वहीं चुनाव आयोग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उससे कोई गलती हो सकती है। अभी आपने सुन लिया चुनाव आयुक्त को, वो कह रहे हैं कि हमने हर तरह से किया हुआ है, कोई गलती यहां नहीं हुई है, और उसकी बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग ने ऑलरेडी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। विपक्ष के सवालों को हमेशा की तरह आज भी हवा में उड़ा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अब विपक्ष पर इन बातों का कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। किस तरह से तैयार है इंडिया गठबंधन, आज इसी पर चर्चा करेंगे, और कैसे तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देखिए लड्डू की तैयारियां, लड्डू बनाने, और अगर इसमें बाइट हो इस लड्डू बनाने वाले जो दुकानदार या हलवाई जो भी हैं, तो जरूर लेकर के आइए, जरा इनको भी सुन लेते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। और लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के लड्डू और अलग अलग पार्टियों के लोग जो हैं, इसके लिए भी, इस पर भी काफी राजनीति चलती है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, और उससे पहले क्या तैयारी इंडिया गठबंधन की शुरू हो गई है, इंडिया की क्या बन रही है सरकार। आप नीचे जो देख रहे हैं एग्जिट पोल, इस हिसाब से तो इंडिया की सरकार बन रही है, और इसके लिए क्या तैयारियां हैं। उधर सोनिया गांधी, और उसके अलावा इधर आप देखिए सोनिया गांधी तमिलनाडु पहुंचती हैं, और इधर AICC दफ्तर में जो तैयारी
तैयारियां चल रही हैं उसकी बानगी यहां पर विजुअल्स के रूप में आप देख सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ के यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी तैयारियां और क्या इंडिया की सरकार बनने जा रही है, इन सब पे ही बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। विजुअल्स देख रहा था मैं, ये AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है और यहां तैयारियां, लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ एक खबर और भी मिल रही है, जरा इस खबर को भी आप अच्छी तरह से बताएंगे कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं को कल रात या परसों सुबह तक दिल्ली में ही रहने के लिए कहा है, बोला है। और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है, वो भी दिल्ली आ रही हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद तत्काल बैठक होगी, तुरंत बैठक होगी और अगर सीटों की संख्या उम्मीद के या आकलन के मुताबिक नहीं आई तो इसके बाद प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति के यहां पैदल मार्च, उनसे मुलाकात, इन तमाम विकल्पों पर चर्चा की जाएगी और चुनाव आयोग की भी भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ये सारी बातें, इनकी भी तैयारियां और साथ साथ तैयारियां ये भी कि कल अगर नेता चुनने की बारी हो तो कल के कल इस पर भी काम किया जाए। मतलब कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में यहां पर साफ साफ और सबको, तमाम अपने घटक दलों को कह दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि आप लोग कल रात या परसों सुबह तक दिल्ली में ही रहें। यह खबर मेरे तक है, लेकिन आप चूंकि कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखते हैं, लगातार कवर करते हैं, शकील अख्तर जी आपसे बेहतर कौन बताएगा कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और यहां से कैसे कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन इस पूरे कल के रिजल्ट के लिए और क्या तैयारियां कर रखी हैं इन लोगों ने, जरा यह सब बताइए। देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो है गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है। उसका जो जमीनी आकलन है वो ये कहता है कि जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ है और इसलिए रिजल्ट वो नहीं आएंगे जो ये गोदी मीडिया बता रहा है। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो कल काउंटिंग का दिन है। AICC के मुख्यालय में सारे टीवी चैनल आते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो उनके लिए हर बार केबिन बनते हैं, बैठने का इंतजाम होता है, एक एक चैनल को एक एक केबिन दिया जाता है। तो वो सारे इंतजाम हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी का वक्त है इसलिए कूलर और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खाने पीने का भी इंतजाम आमतौर पर हमेशा ही किया जाता है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। वर्किंग जर्नलिस्ट को, काम करने वाले पत्रकारों को, वहां काम कर रहे कर्मचारियों को, आए हुए कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वहां काफी भीड़ होती है, हर पार्टी के दफ्तर में होती है। तो उसी के अनुरूप जो है काम हो रहे हैं वहां पे सारे के सारे। जहां तक इस बात का सवाल है कि दिल्ली में रहेंगे, तो कल का जो दिन है वहां तो ज्यादातर नेता ये कोशिश करेंगे कि जहां पे काउंटिंग हो रही है वहां मौजूद रहें। लेकिन उसके बाद जब काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, तब उसके बाद वो लोग दिल्ली आएंगे। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नेताओं से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर पहुंचाएं ताकि हौसला बना रहे। अंदर जो होंगे वो प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट होंगे, उन लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बाहर भी आदमी तैनात रहें। देखिए, जो आज चुनाव आयोग ने कहा है उसको लेके शक और ज्यादा बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह नहीं कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ में कार्रवाई क्यों नहीं की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, सबूत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सबूत और कौन सा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे धांधली हुई है, वहां वोटों को विकृत किया गया है, वहां जो हार रहा था उसको जिताया गया है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे बड़ा सबूत कोई होता है। चुनाव आयोग यहां सबके सामने कह रहे हैं कि सबूत लाइए, अफवाहों से काम नहीं चलेगा, आप इल्जाम लगा देते हैं। बहुत हल्की तुकबंदी कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए बस तुकबंदी जो है वो हल्की वाली है। कविता की समझ जो है बहुत हल्की वाली है। खैर,
तो उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? दूसरी बात, आप राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहे हैं, क्या सबूत थे आपके पास? बताइए। राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी में आपको क्या मिला? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी में आपको क्या मिला? और क्या सबूत थे आपके पास? क्या सूचनाएं थी कि क्या इनमें जा रहा है? और क्या वो सूचनाएं सही साबित हुई? और क्या सत्ता पक्ष के किसी एक नेता की भी हेलीकॉप्टर की या कार की तलाशी हुई या उसे रोका गया? आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इंडिया गठबंधन और जनता के दबाव की वजह से उन्हें करना पड़ा। आज तक की परंपरा यह है कि जब लास्ट चरण के चुनाव हो जाते हैं, अंतिम चरण के चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद फाइनल डाटा दिया जाता है। उस दिन शाम को, रात को इलेक्शन कमीशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और इससे पहले हर राउंड के मतदान के बाद। वो सब आपने नहीं किया। आज एक दिन पहले आप आए हैं, क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि हम पवित्र हैं, हम पे झूठे आरोप लग रहे हैं, और एक जो खराब काम किया है, जो एक बहुत गंदा काम किया है कि जो विपक्षी दल हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। देखिए, चुनाव आयोग के लिए सब बराबर हैं। अंपायर अगर वो अपने आप को कह रहे हैं कि अंपायर पे आरोप लगा दो, अंपायर पे कोई ऐसी आरोप नहीं लगाता है। अंपायर को ग्राउंड में आके सब विषय करते हैं, लेकिन जब अंपायर ऐसे काम करे, एक टीम को शक के घेरे में लाए, तो जाहिर है कि ये लगता है कि उसके अंदर ही कोई ना कोई समस्या है जी। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, ये कोई बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं थी। इसको अच्छे टेस्ट में नहीं कहा जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जैसे कोई कुंठित आदमी होता है, बात करेंगे, जैसे कोई करेंगे। शकील जी, थोड़ा रोकना चाहता हूं, आएंगे, इस पे भी आएंगे हम। और चुनाव आयोग ने जो कुछ किया है, चुनाव आयोग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े भी होते हैं। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपने आप को यहां जस्टिफाई करने की कोशिश करता हुआ नजर आया। मुख्य चुनाव आयुक्त तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे। उम्मीद यही थी कि उन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयुक्त देंगे, जिन सवालों को पिछले 2 महीने से या उससे पहले से इस देश के मतदाता सामने लाते रहे हैं। यहां बात किसी भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पर बात नहीं आती। बात जो है चुनाव कौन करता है, चुनाव में भाग लेने वाला पार्टिसिपेंट कौन है, चुनाव का पार्टिसिपेंट इस देश का मतदाता है, वोटर है। वोटर के जवाब क्या दे, वोटरों के जो सवाल है उसका जवाब क्या देते हुए नजर आए चुनाव आयुक्त? नहीं आए नजर। और यह एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, उस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन यहां पर बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच एक तरफ इंडिया गठबंधन, जो अभी तक जो एक दूसरा मीडिया है जिसमें लगातार सबने, हालांकि कुछ लोगों ने अपने एग्जिट पोल को रिवाइव भी किया है कल से लेकर आज तक में, लेकिन सबने 300, 350, 400, 400 तक के जो सीटें दिए हैं, इसको इंडिया गठबंधन मानने के लिए तैयार नहीं है। और इंडिया गठबंधन साफ साफ कह रहा है कि हमारे जितने भी घटक दल हैं, सबके मुखिया, सबके नेता दिल्ली में कल रात और परसों सुबह तक रहें, और जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे की कार्रवाई में हिस्सा एक साथ लेंगे। और अगर हमारी सरकार बनती है, जो वो मान रही है, इंडिया गठबंधन का मानना है कि उनकी सरकार बन रही है, तो अगर सरकार बनती है तो आगे की गतिविधियां कैसी रहेंगी, उस पर भी चर्चा होगी कल शाम को। इन सब के लिए यहां दिल्ली में एक गहमा गहमी वाला माहौल है। और इसी दिल्ली में तेजस्वी यादव ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए, बात करते हुए जो कुछ कहा है, जल्दी से रखना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 2 साथी, डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और इस बाइट के बाद सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास में। पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपको लगता है कि ये मोदी जी का पोल है, ये मोदी जी का पोल है, और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। हम किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हम लोगों का तो मीडिया के ही एग्जिट पोल में अगर देखा जाए, मोदी जी के ही एग्जिट पोल में, तो हम लोगों का बिहार में 14% का पॉजिटिव स्विंग दिखाया गया है। और वहीं भाजपा एनडीए का जो है
6 से 7% नेगेटिव स्विंग दिखाया गया है। तो हमको लगता है इससे ज़्यादा हम लोगों का स्विंग बढ़ेगा। प्रोपेगेंडा है, ये सब मनोवैज्ञानिक तौर पे लोगों के जहन में डाला जाएगा कि भाई हमारे आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पे दबाव रहे, ये रहे वो रहे। ऐसा होने नहीं जा रहा है। खास तौर पे 2020 में जो धांधली हुई थी, इस बार बिहार की जनता उस धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो प्रशांत जी, आपने सुन लिया, 2020 में जो धांधली हुई थी, इस बार बिहार की जनता उस धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही बात उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, यही बात देश भर में कांग्रेस पार्टी भी और दूसरे क्षेत्रीय दल के नेता भी कह रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए, और यहां से जो तैयारियां हैं, इंडिया गठबंधन, तमाम नेताओं के सुर एक जैसे हैं और सब में कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया और कहां से आया, जरा आपसे समझना चाहता हूं। जल्दी से आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात रखिए, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से दूसरे राउंड में आया जाए। जी प्रशांत जी। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सवालों के जवाब दिए, अपने आप को निष्पक्ष नहीं साबित कर पाए। और दो चीज पे मैं कहूंगा, एक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, टूल किट। टूल किट वो शब्द है जो बीजेपी इस्तेमाल करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर विपक्षी पार्टियां जा रही हैं, कोई जागरूक नागरिक जा रहा है, आप उसको कह देंगे टूल किट, या आप कहेंगे मैलिशियस नैरेटिव, दुर्भावनापूर्ण विमर्श। तो ये टूल किट का शब्द बीजेपी से उन्होंने उधार लिया। उससे दिखाई देता है कि आपकी कहीं ना कहीं वैचारिक हो चाहे सिंपैथी हो, है वहां पे जी, या निष्पक्ष नहीं है आप। और दूसरा, उन्होंने मैलिशियस नैरेटिव का नारा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई गुनाह है? हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई पारदर्शिता का मामला चुनाव की प्रक्रिया में है तो लोग नागरिक सवाल उठाएंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए बार बार हम लोग कह रहे हैं, जब से चुनाव शुरू हुआ है, हमारे सारे साथी कहते हैं ये बात को, और बाहर भी सुनने को मिलता है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। राजीव जी, अगर जनता का मैंडेट चोरी करने का बहुत बेशर्मी से अगर प्रयास होगा तो जनता इस बार उसका जवाब देगी। केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत एक्टिव स्टेक होल्डर्स हैं, जनता भी जवाब देगी। जनता के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। तो अगर वो काउंटिंग सेंटर्स में कुछ बातें होंगी, कुछ किसी को जबरदस्ती जिताया जाएगा, कुछ हेर फेर की बात होगी, ईवीएम से वो नतीजे नहीं निकलेंगे जो देश की जनता ने दिए हैं, तो इस बार जो है उसका बहुत जबरदस्त प्रतिरोध भी होगा। और इलेक्शन के बाद जो बात तेजस्वी कह रहे हैं, जो बात बाकी सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, देखिए जनता के मैंडेट को इस बार घुमाना जी आसान नहीं होगा, और बहुत तैयारी है। एक अफसर के शिनाख्त है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, कंट्रोल रूम बने हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिव है। जो भी आप कहें, टूल किट कहें, जो भी कहें, वो भारत के नागरिक हैं और उनको संविधान की रक्षा करना उनकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। तो ये कोई अगर सोचे कि इलेक्शन को हम घुमा देंगे और बैलेट पेपर को कभी भी काउंट करके इलेक्शन किसी को जीता हुआ दिखा देंगे, ये संभव इस बार नहीं हो पाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए ये तैयारियां, और जो अभी तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो भी जो बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2020 हम रिपीट होने नहीं देंगे। जो बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव में जीतते जीतते हार गए थे, तेजस्वी यादव की पार्टी हार गई थी और सरकार पर वो काबिज नहीं हो पाई थी, उसका जिक्र यहां कर रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार बता देगी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह साफ साफ कह दिया है कि तमाम इंडिया दल के जो नेता हैं वो दिल्ली में ही मौजूद रहे हैं, और इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, आपसे जरा समझूं कि इन तैयारियों में क्या कुछ है, उधर खासकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी चल रही है, और ओवरऑल
क्या आपको लगता है कल से लेकर आज तक 1 तारीख को, आज 4 तारीख है, 1 की शाम को एग्जिट पोल आया है, आज शेयर बाजार में बल्ले बल्ले भी, जिसकी हम लोगों ने उम्मीद की थी, 2000 से ऊपर लगातार शेयर बाजार अप पे रहा। सेंसेक्स 2200, 2300, 2400, 2500 तक चला गया अप पे। ये पूरा हमने देखा। आज एक मार्केट का खेल था, वो खेल भी कल अरविंद केजरीवाल ने इसकी बात की भी थी, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो आपसे जरा समझूं कि यहां पर इस कॉन्फिडेंस, इंडिया गठबंधन के इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे देखते हैं, जहां पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, डीवी लाइव को बहुत शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपका जो कल का एग्जिट पोल था वो पूरे देश में इस समय वायरल है। मेरे पास 2-2, 3-3 जगह से उसका फोटो आया है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ करीब है। सबसे ज्यादा नजदीकी जो एग्जिट पोल है वो डीवी लाइव का है, इसलिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरा, ये जो चुनाव आयोग है उसकी ये खुशनसीबी है, और उसमें जो खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार साहब, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इस समय वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं, वो दुनिया के लोगों को ये दिखाएं, ये साबित करें कि भारत का लोकतंत्र वास्तव में वाइब्रेंट है और चुनाव आयोग बहुत ईमानदार है और जो भी चुनाव हुआ है बहुत फेयर हुआ है। ये उनकी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि ये बात उनके कानों तक पहुंच रही है, महसूस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सिर्फ राजीव कुमार का दुर्भाग्य नहीं है, इस देश का भी दुर्भाग्य है, लेकिन इस देश के लोगों ने लोकतंत्र को कंधों पे उठा दिया है। जी। जब इस तरह का गुबार पैदा होता है, और मैं तो लखनऊ में बैठा हूं राजीव जी, मुझे अचानक भगत सिंह और उनके तमाम साथी याद आ रहे हैं। जब गिरफ्तारी उनकी हुई थी तो जिस सड़क से उनको पेशी के लिए ले जाया जाता था तो वो गीत गाते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत होते थे राम प्रसाद बिस्मिल के, भगत सिंह, और वो देश को आजादी कराने के। मुझे लगता है कि ये वही वक्त है जब इस देश का एक एक व्यक्ति संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और कल, और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि डेमोक्रेसी में जितना वोटिंग के लिए चिंता नहीं हुई, उतनी चिंता काउंटिंग के लिए। शर्मसार होना चाहिए चुनाव आयोग को कि जहां इसने, और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। CSDS का सर्वे यह कहता है कि पिछले 5 साल में 50% जो लोग विश्वास करते थे चुनाव आयोग पर, आज 28% कर रहे हैं। मतलब 72% लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, और ये कोई विपक्ष नहीं कह रहा है, आम लोग कह रहे हैं। तो ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इस देश के लोग, और उसके लिए जाहिर तौर पर मैं एक सुझाव भी आपके माध्यम से देना चाहता हूं इंडिया अलायंस को, कि कल ये सिर्फ चुनाव का मामला नहीं है, संविधान के बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का ये लम्हा है। और उस लम्हे की सुरक्षा के लिए, ईवीएम की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो आजादी हमको मिली 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन के बाद, हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद, उसको यूं ही आप गंवाए नहीं। उसके लिए तैयारी, वो जो दीवानों की मस्ती थी, हाथ में तिरंगा था, वो जो बढ़ते चले जाते थे, दिल में अपने देश के प्रति प्रेम, वही मोहब्बत और ये देश प्रेम का जज्बा है। कल सत्ता पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है राजीव जी, कल असली देशभक्ति का वक्त है जी। तो वो संविधान के नारे होने चाहिए, वो भारत माता की जय के नारे होने चाहिए, एक होना चाहिए एक हुजूम हर काउंटिंग स्थल पर, बड़ा सा आपका तिरंगा भी लहराता हो, और वहां कोई गलत नहीं करने के लिए बल्कि सुरक्षा के लिए, ताकि जो बहरे हो गए हैं, आप याद कीजिए, मुझे फिर से याद आ रहा है भगत सिंह का वो, जब उन्होंने वो बम फेंका था, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बहरों को सुनाने के लिए था।
ताकि जो 100 मीटर दूर जिन्होंने बैरिकेड लगाए हैं वो इस बात को समझे कि ये जो नारे गूंज रहे हैं, ये जो संविधान हमारा जिंदाबाद का नारा लग रहा है, ये यहां तक भी आ सकता है अगर हमने कुछ गड़बड़ी की। क्योंकि 150 डीएम को जो फोन किए गए हैं, ये आरोप जयराम रमेश का है, मेरा नहीं है, किसी सड़क छाप व्यक्ति का नहीं है। और अगर ये आरोप है तो फिर ये संदेह भी पैदा होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को पहुंचना चाहिए उसी देशभक्ति के साथ, अपने संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र जिंदाबाद बाबा साहब अंबेडकर के चित्र के साथ, भगत सिंह के चित्र के साथ, गांधी के चित्र के साथ, संविधान की प्रस्तावना को पाठ करते हुए मैं तो कह रहा हूं कि ये उत्सव है, इस उत्सव को अपने लोक संगीत से संवारिए, कल उत्सव मनाइए। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो गीत भी गाते हैं, कल मस्ती के गीत गाने का समय है, वहां बैठिए, रक्षा कीजिए अपने संविधान की, अपने लोकतंत्र की। और मुझे लगता है कि कल अगर उस धूप को सहन किया जाएगा तो कम से कम जो आने वाला वक्त है उसमें हमें छांव मिलेगी लोकतंत्र की, संविधान की, हमारे अधिकारों की और हमारे देश की। इसलिए जरूरी है कल का समय। जी बिल्कुल, कल का दिन बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्योंकि कल एक नई सरकार इस देश को मिलेगी और वो सरकार कैसी हो, और अभी तक जो कुछ हम लोगों ने देखा इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, मतदान की प्रक्रिया के दौरान, उसमें एक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही थी। और क्या वही लहर रिजल्ट में भी परिवर्तित होते हुए हम देखेंगे या कुछ और देखेंगे? जो इलेक्शन कमीशन के तरफ उंगलियां उठती रही हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने उतनी तैयारियां कर ली हैं जहां भरोसा इलेक्शन कमीशन बना पाए इस देश के उन मतदाताओं के ऊपर जो उनकी तरफ अभी तक कहीं ना कहीं उस सवाल उठाते हुए, सवालिया निशान के साथ उधर देखता हुआ नजर आया है वो मतदाता? यह सवाल इसलिए यहां पर क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था चुनाव आयोग तो वहां पर बहुत सारे सवालों के सामने वो एक और सवाल छोड़ करके जाता हुआ नजर आया, जिसकी तरफ इशारा हमारे तमाम साथी, चाहे शकील अख्तर जी, चाहे प्रशांत टंडन जी, चाहे रविकांत जी, यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें और इन बातों के बीच इंडिया गठबंधन की तैयारियां, और उन तैयारियों में सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी भी पूरी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, तमिलनाडु में आज थी, और इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एआईसीसी में ऑलरेडी, यानी कांग्रेस मुख्यालय में ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं। और कुछ अलग अलग जगहों पे देखिए तो वहां से लड्डू बनाने वाले जो मिष्ठान भंडार हैं उनके यहां भी अब ऑर्डर्स पहुंचने लगे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं हमारे बाकी साथियों के बीच, जल्दी से पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आता हूं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कल क्या उम्मीद आप करते हैं? और जो तैयारियां, जो खबरें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उन खबरों को लेकर के आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, आज पहली बात तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अदा थी उस पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, कलीम आजिज का। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। राजीव कुमार तो बड़ी बेढंगी सी तुकबंदी करते हैं। मैं कोई गजल और शायरी का जानकार नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि वे काफिया और रदीफ समझते नहीं है। लेकिन आज वे जिस रोल में थे, जिस अदा के साथ आए थे, वो सरकार की ढाल बनने की कोशिश ज्यादा थी। जैसा कि अभी जयराम रमेश के आरोप पर बात हो रही थी, जयराम रमेश ने आरोप लगाया था सरकार पर, यानी कि गृह मंत्री पर। उसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हो तो भारतीय जनता पार्टी दे दे। राजीव कुमार कौन होते हैं? सबूत मांगने वाले। राजीव कुमार कौन होते हैं ये कहने वाले कि सबूत हमें दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे? जितने आरोप पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री ने लगाए थे उनके सबूत मांगे थे राजीव कुमार ने नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको जिताना चाहती है। पूरा चुनाव फेक न्यूज पर लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी से सबूत मांगा, जिस तरह आज वे मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से। बहुत सारे सवाल राजीव जी अधूरे भी रह गए जी। यद्यपि ऐसा लग रहा था चीन कर सवालात करने वाले भी तय थे,
और उनमें से भी जो एक आध ढंग का सवाल हुआ उस पर चुनाव आयुक्त ने जवाब नहीं दिया। एक धार्मिक कोण पर किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था, उसका उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। दूसरा जो सूरत को लेकर सवाल पूछा गया था, बहुत ही अतार्किक उत्तर है मुख्य चुनाव आयुक्त का। वे कह रहे हैं जहां एक प्रत्याशी बचा है वहां मतदान कराने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे कानून निर्माताओं ने जब नोटा का प्रवेश कराया पूरी चुनाव प्रक्रिया में, तो वो किस लिए था? किसी ने प्रतिप्रश्न नहीं किया जी कि फिर नन ऑफ द अबव काहे के लिए था। इनमें से कोई नहीं। हो सकता है सूरत की जनता ये कहती हमें ये अकेला आदमी जो बचा ये भी नहीं चाहिए, तो आपने मतदाता के वैधानिक अधिकार को बाधित किया। इसके अलावा जैसा कि शुरू में कहा गया कि वे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, उनके जो आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हैं उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कहीं से स्क्रिप्ट मिली है, उनके जवाब उन्हें देने हैं। जी जिन चीजों के लिए उन्होंने एहसान जताया कि विपक्ष हमसे मिला था, ऑल पार्टी डेलीगेशन मिला था, ये जो मांगे की गई थी हमने सब मान ली, कोई एहसान नहीं किया। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय, वो सब प्रावधान है, उनको मानकर आपने कोई कृपा नहीं की है। एक अधूरा उत्तर ये भी छोड़ दिया राजीव जी कि जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू तो होगी एक साथ। उन्होंने कहा तीनों चीजें एक साथ शुरू होंगी, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया कि डाक मतपत्रों की गिनती के बाद उनकी घोषणा भी होगी। हम और आपने देखा है, वर्षों से हम लोग पत्रकारिता में मतदान केंद्रों पर रहे हैं, सबसे पहले डाक मतपत्र खुलते हैं और उनकी घोषणा होती है, बिल्कुल बाकायदा वहां डिस्प्ले किया जाता है। चुनाव आयुक्त ने ये नहीं कहा कि डाक मतपत्रों की गिनती होने के साथ साथ उससे उद्घोषित भी किया जाएगा। तो ये एक पतली गली भी उन्होंने बचाकर रखी है। एक अंतिम बात यही अभी खत्म करूंगा इस चरण में, हमें समय का ध्यान रखना है। जी भारत के निर्वाचन आयोग को और इन माननीय महोदय को भारत की जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में अब तक जानकारी नहीं थी। इस लर्निंग के लिए उन्हें प्रयोग करना था इस देश में 2.5-3 महीने के चुनाव का। उनको पता नहीं था कि मई जून में इतनी गर्मी पड़ती है भारत में, लेकिन उनकी इस लर्निंग की कीमत जिन लोगों ने अदा की है अपनी जान गंवाकर, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवान, कर्मचारी, पार्टियों के कार्यकर्ता, आम नागरिक, मतदाता, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो बात प्रशांत टंडन जी, हम लोग सब लोग महीनों से लिख रहे थे इतनी गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए, ये चुनाव अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में खत्म हो सकता था, आज वे कह रहे हैं कि हमने सीखा है। तो आपकी सीख की, आपकी ट्यूशन की कीमत बहुत चुका दी इस देश ने। कुल मिलाकर आज वे सिर्फ सत्ता की रखवाली के लिए आए थे और कल के लिए थोड़ा धमका भी गए हैं, लेकिन असली धमकी तो राजनेताओं ने, पार्टियों ने दे दी है कि जरा भी किंतु परंतु अगर मगर हुआ मतगणना के समय तो देश कल ऐसे दृश्य भी देखेगा जैसे दृश्य हमारे सामने उपस्थित नहीं होना चाहिए। हम सब लोग शांतिकामी लोग हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर तंत्र ने, मशीनरी ने कुछ गड़बड़ किया तो कल कुछ चिंताजनक नजारे भी देश के सामने आ सकते हैं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शांतिपूर्ण और इस उत्सव को, लोकतंत्र के इस लोक पर्व को अच्छे से, और क्योंकि कल इस देश को 18वीं लोकसभा के लिए जो उसमें कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा, ये सब कुछ मिलने जा रहा है। और इसलिए एक शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो अभी तक चलता आ रहा है, यानी चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, वो पूरी हो, इसकी उम्मीद हम सब करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, जिन सवालों से पर्दा उठाते हुए एक भरोसा दिलाना चाहिए था, वो भरोसा दिलाते हुए यहां चुनाव आयोग दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ जो जोश है इंडिया गठबंधन में, वो क्या कुछ कहता है। आइए जरा जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी से कमेंट लेंगे इन तमाम मसलों पे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे आप देखते हैं इस जोश को? इंडिया गठबंधन, अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि अगर एग्जिट पोल आ जाते थे जिसमें विपक्ष को हारा हुआ दिखाया जाता था, विपक्ष आधा पस्त वहीं हो जाता था।
इस बार के इस पूरे प्रोसेस में देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी भैंस खोल के ले जाने वाली बात करते हो, चाहे नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र विपक्ष चुरा के ले जाएगा इसकी बात करते हो, चाहे नरेंद्र मोदी ये कहते हो, धमकी देते हुए कहते हो कि मैं जब जुबान खोल दूंगा, मुंह खोल लूंगा तो फिर इनके पापों का जो 7 पीढ़ी के पाप जो हैं वो सामने आ जाएंगे। ये सारी बातें जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तब भी विपक्ष डटा हुआ दिखाई देता है, और आज भी विपक्ष डटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो विपक्ष की ताकत है ये कहां से आई है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? सीधी सी बात यह है राजू जी कि विपक्ष को सारी ताकत जनता से आई। जनता ने जो ताकत दी है कि 10 सालों में जो हुआ है वो हमें पसंद नहीं है, और जो प्रतिसाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिला है, उससे समूचे विपक्ष में एक नई जान आ गई और लोगों में जागरूकता आई, मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। यही वो बातें हैं जो इस चुनाव को बड़ा विशेष बनाती है। अभी राजीव कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा हो रही थी। इस बार मतगणना में बड़ी एक अलग अंतर यह किया गया है कि डाक मतपत्रों की गिनती बाद में होगी या उसका ऐलान नहीं होगा, पहले फिर ईवीएम की पेटियों की घोषणा होगी, ईवीएम मशीनों के बारे में जी। ये कहा गया कि आखिरी के दो बूथ पर गणना होने के पहले डाक मतपत्रों की घोषणा की जाएगी या गणना की जाएगी। यानी पूरे दिन अगर 4 घंटे गणना चली तो 4 घंटे तक होगी, 3 घंटे हो रही 3 घंटे होगी, और पहले डाक मतपत्रों की घोषणा नहीं होगी। एक बात ये बता दूं कि जो भी चुनाव की गतिविधियों को जानते हैं, प्रणाली को जानते हैं, बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डाक मतपत्रों में जिस तरह की धांधलियां होती रही हैं वो बहुत मायने रखती है। होता यह कि डाक मतपत्रों की गिनती की जाती है, बैलेट पेपर होते हैं, उनकी गड्डियां बनाई जाती है, कांग्रेस के वोट को बीजेपी के वोट में डाल दिया जाता है, ऊपर एक वोट बीजेपी का डाल दिया या किसी और पार्टी का डाल दिया और कहा कि ये वोट ये गड्डी में 50 वोट है या 100 वोट है तो इस पार्टी के। तो ये धांधली की बड़ी गुंजाइश यहाँ है। आज हिंदू में जो लोक नीति की रिपोर्ट आई है, जो सर्वे आया है पोस्ट इलेक्शन CSDS लोक नीति, हाँ, वो बड़ी महत्वपूर्ण लगी मुझे कि अगर बीजेपी के वोट केवल 2-2.5% बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के वोट 4% से 4.5% बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के सहयोगी दलों के वोट वो भी लगभग 5% बढ़ रहे हैं, तो इतने ज्यादा वोटों के बढ़ने के बाद ये चुनाव सर्वे जो दिखाए जा रहे हैं ये क्या है? हर चुनाव सर्वे वाले ये कहते हैं कि इसमें थोड़ा 3.8% तक की ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आप 3.8% दूसरी दिशा में माने तो वो कितना हो जाता है, ये तो उनके द्वारा कही गई बात है। तो ये सब बातों से मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के हौसले बढ़े हैं, कांग्रेस के हौसले बढ़े हैं, और लोगों को लगता है कि उन्होंने जो काम किया है, जिसके पक्ष में काम किया है, वो फैसला आने वाला है। एक और बात है कि ये चुनाव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जीवन में, भारत के जीवन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का ये शुरुआत है। अब ये दौर चलता रहेगा और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद संसद में जितनी गंभीर चर्चाएं होगी इंडिया गठबंधन के सदस्यों द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे लगता है कि आज के इस तमाम सर्वे में, आपके सारी डीवी लाइव के सर्वे में भी ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिल रही जितनी मिलने की बात कही जा रही है। हाँ, पार्टी के तौर पर बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन बीजेपी के सारे सपने जो थे वो चूर चूर होने वाले, इसमें दो मत नहीं। राजीव जी, बीजेपी के सपने, और सपना ये कि नरेंद्र मोदी का सपना अगर देखा जाए तो ये कि तीसरी बार भी यानी टर्म मिले और लाल किले की प्राचीर से इस बार 2024 में वही झंडा फहराएं, और कई टेलीविजन चैनल्स में मोदी 3.0 पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ उधर इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ डटा हुआ है और तैयारियां कर रहा है और कल की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उन तैयारियों में पिछले सप्ताह भर से क्या कुछ हो रहा है, कैसे सिविल सोसाइटी के लोग, इसका जिक्र भी आज चुनाव आयुक्त कर रहे थे कि कुछ, और उन्होंने बताया भी अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए उधर न जाकर जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं। सुनील जी, हम सबकी बात आप सुन रहे हैं। एक जो बात जिस सवाल के साथ आया था मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, वही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। इस मजबूती, इंडिया गठबंधन के इरादे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ये साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो, और ये इरादे क्या हैं और यहां ये मजबूत इरादे कैसे सामने आ गए, यानी इतनी मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन कैसे दिखाई दे रहा है और आज भी डटा हुआ है। एक ह्यूज मैंडेट की ओर बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को दिखाया जाता है, एक नहीं बल्कि तमाम चैनलों पे दिखाया जाता है, उसके बाद भी ये पस्त नजर नहीं आते हैं। क्या कारण हो सकता है सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक गठबंधन के आत्मविश्वास का कारण उसकी राजनीतिक गतिविधियां ही होती हैं। उसने किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां संचालित की हैं, किस तरीके से जनता से जुड़ने का प्रयास किया है, जनता के मुद्दों के साथ अपने आप को एक कनेक्ट इस्टेब्लिश किया है, जनता से एक संवाद, बेहतर संवाद कायम किया, ये तमाम कारण होते हैं उसके आत्मविश्वास के। इंडिया गठबंधन अपने शुरुआती दिनों में जिस तरह से बिखरा बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा था या लोगों को लग रहा था कि यह साकार नहीं ले पाएगा, उसके उलट इंडिया गठबंधन ने अपने आप को एकताबद्ध रूप में एक संगठित गठबंधन के रूप में स्थापित किया और जनता के सवालों पर लोगों के बीच में गई और जनता ने भी उनको उतना ही समर्थन दिया। इस गठबंधन के बीच में मैंने केंद्र में जो नेता थे राहुल गांधी, उनको अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान व्यापक जन समर्थन मिला। विभिन्न राज्यों के जो छत्रप हैं गठबंधन के, उन्होंने चुनाव के दौरान व्यापक रूप से प्रचार अभियान चलाया और प्रचार अभियान के दौरान उनको जन समर्थन मिलता हुआ दिखा। लोग उनकी सभाओं में, उनके कार्यक्रमों में, उनके रोड शोज में शामिल होते हुए दिखे और अपने नेताओं के साथ एक बेहतर कनेक्ट करते हुए दिखाई पड़े। यह विश्वास का कारण है उनके। कोई ऐसा नहीं था कि कोई अचानक से किसी ने तस्तरी में समेट करके उनको सौंप दिया। अगर भीषण बीमारी के बावजूद, भीषण दर्द के बावजूद तेजस्वी यादव बिहार में लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं, तो उनके उस गठबंधन को और उनके लोगों को विश्वास क्यों नहीं होगा? अगर कलकत्ता उत्तर में जहां प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, उसी जगह पे ममता बनर्जी पैदल रोड शो करती हैं और ममता बनर्जी के रोड शो में मोदी जी की तुलना में से कम लोग शामिल नहीं होते, तो इंडिया गठबंधन को विश्वास क्यों नहीं होगा? अगर जिन जगहों पर, अगर मदुरई में प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं और उसी जगह गठबंधन के नेता जाकर के पब्लिक मीटिंग करते हैं उसी कंस्टिट्यूएंसी में, और उसमें जनता की भागीदारी भी बढ़ चढ़ के होती है, तो उनका आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में बड़े पैमाने पर लोग चिलचिलाती धूप में भी शामिल होते हैं, तो क्या उनके आत्मविश्वास बढ़ने का एक कारण नहीं हो सकता? जिस चुनाव क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए एक तरफा चुनाव मान के चल रहा था, वहां 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोड शो डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी में एक भारी हुजूम शामिल हो जाए, उमड़ पड़े और एक उस गठबंधन के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ दिखाई पड़े, एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत दिखाई पड़े, तो उनके आत्मविश्वास बढ़ने का कारण है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पे इंडिया गठबंधन को लोग समर्थन देते हुए नहीं दिखाई पड़े। यही पर्याप्त कारण होते हैं। अगर यह सर्वे करने वाले लोग भी तमाम राजनीतिक दलों, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बढ़त के बावजूद, दिखाने के बावजूद, अगर वो कई सीटों को, बड़ी संख्या में सीटों को, जहां पे कड़ी लड़ाई, फंसी हुई सीट, उलझी हुई सीट, कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं भी परिणाम जा सकते हैं, इस शब्दावली में अगर बात करते हो या दोनों गठबंधनों के बीच बहुत मामूली वोटों का अंतर बताते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
आप विश्वास बढ़ने का कारण ये भी है कि इस गठबंधन ने जनता के सवालों पर अपने प्रचार अभियान को चलाया। जनता के सवालों से जुड़े हुए जो चीजें थे उनके समाधान के अपना रोड मैप रखा, एक वैकल्पिक योजना रखी, एक वैकल्पिक गवर्नेंस रखने का प्रयास किया जी। और उन सभी आरोपों से अपने आप को दूर रखा जिन आरोपों में भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को समेटना चाहती थी। स्वाभाविक सी बात है उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जनता ने उसको खारिज नहीं किया, जनता ने इनके राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया, जनता ने इनके उम्मीदवारों को प्रचार करने से नहीं रोका जी। किसी भी राज्य में प्रचार करने से नहीं रोका, तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर इस देश के एक हिस्से में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां प्रचार तक नहीं करने जाते, इंडिया गठबंधन के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्यों किसका आत्मविश्वास घटना चाहिए? और अगर आप उम्मीदवार खड़ा करने का साहस नहीं कर पावे, प्रचार करने का साहस नहीं कर पावे, जिस 370 के ऊपर आप पूरे देश से वोट लेना चाहते हैं वह उस राज्य में आप चुनाव लड़ने का भी हिम्मत न करें घाटी के क्षेत्र में, और उसके बाद भी अब आत्मविश्वास किसका बढ़ेगा किसका घटेगा? सवाल इस बात का है कि जो इंडिया गठबंधन ने जिन आधारों पर अपने राजनीतिक अभियान चलाए हैं और जिस तरीके का जनता से प्रत्युत्तर मिला है, मेरा अपना मानना है कि उनके आत्मविश्वास का यह पर्याप्त कारण है। इससे उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आज निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, निर्वाचन आयोग ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पूरा हक है, लेकिन यह निर्वाचन आयोग जिस तरीके से पिछले वर्षों में प्रत्येक चरण की मतगणना के बाद मतदान के बाद एक वरिष्ठ, मैं नहीं कहता हूं निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठतम अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो नहीं हुई। और अगर यह नहीं हुई तो यह पारदर्शिता की कमी है जी। अगर निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए विपक्ष द्वारा ही सही, तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यह थी कि उन सवालों का जवाब देती। उस सवाल क्यों पूछे गए, उन सवालों के मंतव्य पर बात उठाने का कोई मतलब नहीं था। कि आप एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, उस नैरेटिव के कारण से सवाल पूछे जा रहे हैं, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने खिलाफ बढ़ रहे जन विश्वास को लेकर, अविश्वास को लेकर को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम इस आयोग के कामकाज को लेकर के इस तरह का विश्वास क्यों बन रहा है? आपका काम, आप किसी दल के व्यक्ति नहीं है जी। आप खुद में संवैधानिक संस्था है और इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक राजनीतिक दल आपके लिए बराबर है। कौन नैरेटिव बना रहा है, कौन नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव को खारिज करने का क्या प्रयास किया आपने? सवाल इस बात का है। और अगर ये सभी जानते हैं, आज निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतगणना की गाइडलाइंस है, मैनुअल्स है, एजेंट्स के मैनुअल्स है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी, उसके अनुसार मतगणना होगी। तो अगर ये कहा जा रहा है, अगर ये मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर्स की, पोस्टल बैलेट्स की पहले गिनती हो जाए और उसके परिणाम बता दिए जाए, तो आप साफ तरीके से क्यों नहीं कहते कि यही होगा? क्योंकि लोगों के मन में संदेह है, इसलिए कि 2019 में आपने नियम बदले हुए हैं और इसलिए संदेह लोगों को पैदा हो रहा है कि लोगों ने बैलेट पेपर्स के साथ मजाक होते हुए चंडीगढ़ में देखा। जी बिल्कुल। और जब चंडीगढ़ में हुआ तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी ने उस चीज को, जो सरेआम कैमरे के सामने हो रही थी, उस पर टिप्पणी करने के बजाय उस परिणाम पर विजेता उम्मीदवार को बधाई दे रही थी और उस चुनाव परिणाम पर अपनी उपलब्धि बता रही थी। तो जो तमाम सवाल पैदा हुए, अगर आप ये कहते हैं कि एक तरह की लर्निंग है, इस देश का कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि नौतपा कब से कब शुरू होता है? ये तो जब साल शुरू होता है तभी से घोषणा कर दी जाती है भारतीय परंपरा के अनुसार कि इस अवधि से इस अवधि तक 9 दिनों का सर्वाधिक गर्म दिन होंगे। इसके लिए कोई वैज्ञानिक शोध थोड़ा करनी पड़ती है। इसको लर्निंग, गर्मी जब आ जाएगी, जब आप अनुभव कर लेंगे, तब थोड़ा बताया जाता है कि नौतपा आ गया। जब आपने क्या कहा कि तमाम तथ्यों का, तमाम पक्षों का आकलन करने के बाद चुनाव की घोषणा की गई, तो क्या उसमें तथ्य नहीं आते कि गर्मी कहाँ पड़ेगी, कब पड़ेगी, कितनी पड़ेगी? तो निर्वाचन आयोग को भी जिस तरीके से पारदर्शी होना चाहिए था, अपने कामकाज से लोगों का जन विश्वास हासिल करने। हम विपक्षी दल कोई पार्टी नहीं है,
वो स्टेक होल्डर है। एक आम मतदाता कोई पार्टी नहीं है, वो स्टेक होल्डर है निर्वाचन की प्रक्रिया का। और सभी स्टेक होल्डर्स को का विश्वास हासिल करना निर्वाचन की शुचिता के लिए जरूरी है, और यह प्राथमिक जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। जी बिल्कुल, अपने पक्ष में सफाई देना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, उठते हुए सवालों को शांत करना और लोगों की जिज्ञासाओं को पूरा करना यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, निर्वाचन आयोग की जो जिम्मेदारियां हैं इस पे लगातार चर्चा हो रही है और कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से की गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे जो जवाब मिलने चाहिए थे, जवाब की जगह पर कई सारे सवाल वहां पर दिखाई दिए और खड़े भी सवाल होते हैं और कई सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब निर्वाचन आयोग से मिलना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन आयोग खुद मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर सवाल करता हुआ। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो डायरेक्टिव्स हैं या सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, ये निर्वाचन आयोग है, लेकिन आगे अब कल के चुनाव की कल के काउंटिंग की गतिविधियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इधर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक डायरेक्टिव, एक चिट्ठी जारी की है और उस चिट्ठी में हेल्पलाइन भी कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है, जिसमें यह भी कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि कहीं गड़बड़ी दिखे तो आप वीडियो बनाकर भेजिए और कहीं कोई हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन पे उस नंबर पर फोन कीजिए। वकीलों के का एक संगठन है, उसने भी एक हेल्पलाइन जारी किया है। तो अलग अलग संगठन के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये सब मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं कल के लिए। यानी ये अपने आप में ये कहा जाए कि ये चुनाव न सिर्फ पार्टियां बल्कि जनता, जैसे हमारे तमाम साथी शकील अख्तर जी भी कह रहे थे, जनता ये चुनाव लड़ रही है, ये साफ धरातल पे दिखाई देता है। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टियों की, जरा ये बताइए। उधर बीजेपी की तैयारियां, कांग्रेस की तैयारियां या इंडिया गठबंधन की तैयारियों से साफ समझ में आएगा कि किसके हौसले कितने बुलंद हैं। अमलेंदु जी। एक तो तैयारियां ये चल रही है कि एनडीए में किस तरीके से तोड़फोड़ की जाए, उसकी तैयारियां इंडिया की तरफ से शुरू हो गई हैं। एनडीए को तोड़े जाने की तैयारियां शुरू हुई हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क मुझे लगता है शायद कर लिया गया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। सबसे पहले ये दोनों एनडीए से टूटेंगे, सरकार इंडिया की बने, चाहे कुछ कम रह जाए, लेकिन ये तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक तो राजीव जी ये है, भारतीय जनता पार्टी अंदर से चंद्रबाबू नायडू तो उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। हाँ, अभी तो नीतीश कुमार भी अभी साथ है जी। नीतीश कुमार की अभी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। जी, लेकिन उनको तोड़ने की तैयारियां हो गई है। ये सूचनाएं हैं कि दोनों से बातचीत हो गई है इंडिया की लोगों की, और ये तैयारियां टूटने के लिए तैयार हैं, ये बताइए। दोनों में बहुत फर्क है। संपर्क कर रहे हैं। हाँ, वो खुद संपर्क कर रहे हैं कि भाई ठीक है, उधर जाना था, थोड़े समय के लिए इधर आ गए। संपर्क बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने भी किसी नेता के साथ में बैठकर क्या दही बड़ा भी खाया है इंडिया गठबंधन किसी नेता के साथ में। ये सारी चीजें आ रही हैं। दूसरा राजीव जी ये कि वोटों की चोरी जो है वो किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि कदम कदम पे रोका जाएगा वोटों की चोरी होने से, मतलब जनादेश को चुराने नहीं दिया जाएगा, हड़पने नहीं दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने आज दिन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 17C के हमने पहले दिन से ही डे 1 से हमने ये अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डाटा सारे हमारे पास है, हमारे दफ्तर में भी रखे हुए हैं, हमारे एजेंट्स हैं उनके पास भी होंगे। हम किसी भी हाल में इसकी चोरी नहीं होने देंगे। यानी राजीव जी जो शंकाएं जताई जा रही थी कि मशीनें बदली जाती हैं और 17C में उसमें मशीन का नंबर होता है वो गड़बड़ होगा, तो वो ये गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके फिर बवाल होगा, ये समझा जा रहा है। एक बड़े भारी पत्रकार हैं राजीव जी, मोदी जी के बड़े नजदीकी हैं और उन्होंने बड़े मंडप में बैठकर के कार्यक्रम किया था मोदी जी के साथ में। उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया तो उनका कहना है कि बवाल की तैयारी जो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। आप समझ सकते हैं कि ये कहने का मकसद क्या है कि कांग्रेस ने बवाल की तैयारी शुरू कर दी है अभी से। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हेराफेरी करना चाहती है, उसको रोकने की तैयारियां दूसरी तरफ से शुरू हो गई है। ये सूचना भारतीय जनता पार्टी को भी है कि अगर बेईमानी करने की कोशिशें की जाएंगी, जनादेश को चोरी करने की कोशिश की जाएंगी तो इतना आसान नहीं होगा। जनता के स्तर पे जबरदस्त तरीके से इसका प्रतिवाद होगा, ये समझ में भारतीय जनता पार्टी को भी आ गया है। तो इसलिए राजीव जी जब ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है तो जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको भी समझ में आ गई है कि जनता ने किधर मत दिया है
इसलिए उसके मतों की अगर चोरी होती है तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये चीजें भी समझ में सबको मुझे लगता है आ गई है। तो कल जो है शांतिपूर्वक तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, मुझको ऐसा लगता है राजीव। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा तो कल मालूम पड़ ही जाएगा क्या होगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, जो पुलिस तैयारियां प्रशासन भी उधर मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन खासकर उत्तर प्रदेश में कई लोगों को धारा 149 के तहत आईपीसी धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया गया है पुलिस चौकी की तरफ से, और कहा गया है उसमें जो लिखा है ये आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विपक्षी दलों के नेताओं को ये चिट्ठियां जारी की जा रही हैं, नोटिस जारी किया जा रहा है। लिखा जा रहा है, मुझे पुलिस का लिखना है कि मुझे गोपनीय सूत्रों व क्षेत्र की बीट में कार्यरत पुलिसकर्मियों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि दिनांक 4/6/2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना में बाधा उत्पन्न करने के लिए आप कोई संज्ञेय अपराध कारित कर सकते हैं। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नोटिस आपको मेरे द्वारा इस आशय से दिया जा रहा है कि दिनांक 4/6/2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना में आप बाधा उत्पन्न करने हेतु कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को उत्प्रेरित करेंगे ताकि सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल में मतगणना कराई जा सके। इस नोटिस के प्राप्त होने के उपरांत भी यदि आपके द्वारा मतगणना यानी कि काउंटिंग प्रभावित करने के लिए कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो आपके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष अलग अलग जगहों के ये जारी किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, हमारे किसी साथी ने हमारे तक भेजा है और उनको ही ये नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। तो ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाम यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होती हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट को भी आप तक रखना चाहता हूं, पढ़ के सुना रहा हूं। और ये बातें यहां पर अचानक मैं क्यों लेके आ रहा हूं, इसलिए लेके आ रहा हूं कि कल क्या होने जा रहा है उसको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे और इस देश में विपक्ष कितना मुस्तैद है, चुस्त है, दुरुस्त है, तैयार है, उसको आप समझ पाएंगे। उधर पुलिस और सरकारी प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रहा है। मिर्जापुर में स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने की नीयत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे की दीवार तोड़ दी गई है। जिलाधिकारी मिर्जापुर भाजपा प्रत्याशी के जो वहां के डीएम है मिर्जापुर के, वो भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए मतगणना के दौरान निष्पक्षता संभव नहीं है, न ही वो किसी प्रकार की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले एवं जिलाधिकारी को मतगणना प्रभावित करने से रोके। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ट्वीट किया गया है, बताया गया है और सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश को भी दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारी चिट्ठियां जो हैं वो जारी की जा रही हैं। ये सब बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे चुस्त दुरुस्त होकर के विपक्ष भी यहां काम कर रहा है उसकी बानगी मात्र है। जल्दी से एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, ऐसी खबरें, ऐसी सूचनाएं आपके पास तो भरमार होंगी मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा इन सूचनाओं को और आगे बढ़ाइए और थोड़ा यह भी समझना चाहता हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बीच क्या तैयारियां चल रही हैं। वो तो हम लोगों ने देख लिया कि वहां टेंट लगाए जा रहे हैं, उधर मिठाइयों के ऑर्डर हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मीडिया के लोग भी आते हैं, उनके लिए भी और बाकी लोग हैं। ये एक परंपरा रही है, चलिए मान लिया एक परंपरा रही है, लेकिन क्या उस परंपरा में 2019 के उत्साह और 2024 के उत्साह में आपको फर्क नजर आता है? 2014 और 2024 के उत्साह में आपको फर्क नजर आ रहा है? अगर सिर्फ और सिर्फ एआईसीसी की ही बात की जाए तो, कांग्रेस के लोगों की बात की जाए तो, शकील अख्तर जी। देखिए, 2024 में कांग्रेस का उत्साह बहुत बड़ा हुआ है। 2014 की तो हम बात ही नहीं कर सकते, उसमें तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी थी, तो 2014 से तुलना का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, 2019 का चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था, लेकिन पुलवामा की वजह से, बालाकोट की वजह से बीजेपी को एक मौका मिला, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया राष्ट्रवाद का, और उसके वजह से
वो चुनाव एक अलग दिशा में सारा का सारा चला गया। आप देखेंगे कि उस वक्त जो है सारे चुनाव जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छे लड़े थे और कांग्रेस और विपक्ष ने वो चुनाव जीते भी थे। दिल्ली का जीता, हिमाचल का जीता, बंगाल का जीता, अभी कर्नाटक, और ये सारे चुनाव जीते। तो उत्साह जो है इस वक्त निश्चित ही रूप से बहुत बड़ा हुआ है और इसकी वजह है राहुल गांधी ने जो करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है 2 चरणों में, एक पहले और एक दूसरी। तो उससे उन्हें इस देश की नब्ज को समझने का मौका मिला और उनके साथ गए हुए बाकी दूसरे नेताओं को भी देश की जनता क्या चाहती है इसको समझने का मौका मिला। तो इसकी वजह से आज सबको लग रहा है कि इन 10 साल में जनता की समस्याओं को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया गया है। जनता की समस्याओं के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मीडिया उल्टा और गलत नैरेटिव चलाता है। उससे पूछो कि साहब 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो कहता है 20 करोड़ दे दिए। आदमी कहता है हमें तो मिले ही नहीं, तो दे दिए सामने। तो फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि नौकरी की जरूरत क्या है। मतलब आप परस्पर विरोधाभासी कितने ही विचार पैदा करते रहो, पेश करते रहो, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो नैरेटिव इस वक्त जो है देश में वो बीजेपी का नहीं चल रहा है। नैरेटिव जो है इस वक्त कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का चला है, जनता का चला है। लेकिन अभी भी काउंटिंग शुरू होने से पहले बीजेपी पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वो क्यों कर रही है? वो इसीलिए कर रही है कि कल के दिन जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और इलेक्शन एजेंट है उनका मॉरल डाउन हो जाए, मीडिया जो उनका अपना है उसका मॉरल बढ़ा रहे और अधिकारी जो है उनका साथ दे। अभी शायद एक खबर आपके पास आई होगी, देखा होगा, हमने अभी ट्वीट किया था उसको। बीजेपी के एक नेता का मैसेज था, हमारे मित्र ही हैं वो, कि कल मोदी जी रोड शो करेंगे, कल जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है, जीत की पूरा प्रोग्राम कल का बन चुका है। किस आधार पे? ये इसी आधार पे जो नैरेटिव जो है गोदी मीडिया ने सेट किया, जो एग्जिट पोल दिखाया, तो उसके आधार पे ये एक और नैरेटिव उन्होंने बना दिया कि कल की तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं जी। लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए कि अभी बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार के दोनों पिछले विधानसभा चुनाव मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव रहे। 2014 में वो आए थे और 2015 में पहला महागठबंधन बना था, सबसे कामयाब महागठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। और वो लालू जी की बहुत मेहनत के बाद बना था। उसके बारे में हम शायद कई बार बता चुके हैं कि किस तरह लालू जी और सोनिया जी की बात हुई थी और लालू जी ने उस वक्त हमारे सामने ये कहा था कि देखिए सोनिया जी इन बातों में सहमत नहीं होती और यही एक तरीका है। और वो बात जो थी वो उनकी थी सामाजिक न्याय की, कि चुनाव अगर हम सामाजिक न्याय पे लड़ेंगे तभी हम इस धर्म की राजनीति को हरा सकते हैं। और 2015 में उन्होंने लड़ा और जीत के दिखाया और 2020 में भी जीत ही रहे थे, उन्हें मतगणना केंद्रों में हराया गया। उसके बाद 2022 का चुनाव आप याद कर लीजिए, गुजरात का। गुजरात के बारे में आज कहा जाता है कि वहां सबसे कम सीटें जो है इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को मिलेंगी बाकी राज्यों के मुकाबले में। या गुजरात आज भी ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ है। लेकिन 2022 में तो कांग्रेस जीतते जीतते वहां रह गई थी। तो ऐसा नहीं है, जनता चाह रही है, जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही है। लेकिन ये जो मीडिया है, अधिकारी है, चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का आज जो देखा रूप, वो किसी भी तरह से कोई जस्टिफाई कर सकता है? कह रहा है कि हमें सबक मिला कि ये चुनाव 1 महीने पहले खत्म करवा लेना चाहिए था। अरे भाई, बच्चा जानता है कि मई जून की छुट्टियां होती हैं जी। मई जून की छुट्टियों में बच्चे घर जाते हैं, अपने घर से मतलब ददीहाल या ननिहाल जो है, दादी या नानी के पास जाते हैं। किसान जानता है कि जेठ आषाढ़ क्या होता है। वो कितने सालों पहले, सदियों पहले सेनापति लिख गए, धर्म का विकट जो न पातक हरकत है, सेनापति नेक दोपहरी के ढरत हो, पत्ता तक नहीं खड़कता है, पत्ता तक नहीं हिलता है दोपहर में। तो ये कोई बताने की बात है? और आपको आंकड़े नहीं, आप चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक चुनाव हुआ है 1999 का, जो 1 जून के बाद गया है। और 1999 का इसलिए गया कि वो उससे पहले जो चुनाव हुआ था
वो फेल हो गया था 98 वाला, जिसमें वीपी सिंह जीत के आए थे। मध्यावधि चुनाव, हाँ भाई, वो फेल हो गया था। वो 98-99 का जी। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, सरकार गिर गई थी इनकी, और 96 में, हाँ, तो वो उस टाइम 99 का चुनाव जो था वो 1 जून के बाद गया। लेकिन उससे पहले जो 17 चुनाव हुए हैं देश में, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, कभी नहीं गए। मार्च अप्रैल में खत्म हो जाते हैं। अभी हमने डाटा दिया था पूरा का पूरा 2019 के चुनाव का, 19 मई को खत्म हो गया था, 2014 के चुनाव का, 2004 के चुनाव का, कभी नहीं गए। तो आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब आपके जो मुंह में आ रहा है आप बोल रहे हैं, आप हवाई बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि सबूत और हम निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के प्रत्याशी मतदाताओं के आईडी चेक करते हुए आप ही के मीडिया पे देखे गए। सत्ता पक्ष के प्रत्याशी किस हैसियत से मतदाताओं का आईडी चेक कर सकता है? महिलाओं का। और वो भी छोड़िए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली के चांदनी चौक में 4-4 घंटे तक वोटरों को आपने आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं के वहीं खड़े रहे, वोट डालने नहीं दिया। क्यों? ये सब आपको नहीं दिख रहा है? तो ऐसा है कि इस चुनाव में जितना जो कुछ कर सकते थे वो सब कर लिया है। आज रात को और किया जाएगा। अभी जो आप बता रहे थे कि जो पाबंद किया जाता है इसमें सीआरपीसी में, ये सीआरपीसी की एक धारा है जिसमें पाबंद किया जाता है, तो ये किस लिए किया गया है? अभी अखिलेश यादव ने जो कहा उसको ये किस तरह पेश कर रहे हैं? अभी एक बताया कि एक बीजेपी के एक पत्रकार ने कहा और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि बवाल पैदा करना चाह रहे हैं। मतलब अपनी आवाज उठाना, ये कहना कि साहब आप मेरे ऊपर हमला मत कीजिए, मैं आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ इतना प्रयोग कर रहा हूं कि अपने हाथ ऊपर कर रहा हूं, बचा रहा हूं अपने आप को। तो आप उसको कहते हैं हाथ ऊपर क्यों किया आपने? तो ये जो है, क्या आपके पास सबूत है और क्या आपके पास आधार है? बीट कांस्टेबल से दुनिया जानती है कि क्या क्या लिखवाया जा सकता है, क्या क्या रिपोर्ट ली जा सकती है, सब जानते हैं। उसकी किसी कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट की कोई मान्यता नहीं होती है। सबको ये मालूम है, जो भी लोग कानून जानता है कि जो भी सक्रिय राजनीति में रहा है या जो भी पत्रकारिता करता है या सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति है। तो आप इस तरह से सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि लोग डर जाएं। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये क्या डरने वाले लोग हैं? ये डरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए इतनी घबराहट मची हुई है कि कल का दिन अगर सही से काउंटिंग हो गई और जो जनता ने जनादेश दिया है, जो वोट दिया है, ठीक वही निकला, तो नतीजे कुछ और होंगे। और उसी नतीजों के डर से ये सारी कोशिश हो रही है। अभी जैसा आप एक सवाल कर रहे थे कि साहब एनडीए के कुछ घटक में बगावत हो सकती है, मिल सकती है। एनडीए अगर ये कमजोर हो गए तो बीजेपी में बगावत हो जाएगी जनाब। एनडीए तो छोड़िए आप, बीजेपी के अंदर बगावत हो जाएगी, आरएसएस के अंदर। हम बता रहे हैं कि बीजेपी के एक दोस्त ने हमको पहुंचाया था वो मैसेज कि कल की क्या तैयारियां हैं। तो आरएसएस की, सबके हम लोगों के दोस्त थे, जानने वाले हैं, क्या वो लोग खुश हैं इस स्थिति से? तीसरी बार मोदी जी के आने का मतलब है आरएसएस के खत्म होने की शुरुआत होगी। बीजेपी का संगठन तो खत्म हो ही जाएगा, संघ के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से व्यक्तिवाद, ये कहते हैं साहब परिवारवाद, उस परिवारवाद से बड़ा ये तानाशाही हो गया है। आज मोदी जी की जो स्थिति है वो क्या बीजेपी में, आरएसएस में या किसी और में कहीं है? तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सीधा सीधा तानाशाही के खिलाफ चुनाव है, ये सीधा सीधा संविधान को बचाने का चुनाव है। और इसीलिए विपक्ष इतनी तैयारी में है, कांग्रेस इतनी तैयारी में है, और सबको लग रहा है कि कल का दिन जो है वो डू और डाई का है। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष के नेता कल अपनी बात रखेंगे, कल एक एक वोट के लिए लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई बवाल करना चाह रहे हैं। बवाल कोई नहीं करना चाह रहा। इस वक्त हर आदमी सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहा है और उस बात को सबको सुनना पड़ेगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल संवैधानिक ढंग से जो हो सकता है वो करने की ज़रूरत भी है, और किसी भी ढंग से जो खासकर ये कहा जाए कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पुलिस या कार्रवाई हो या आपके ऊपर किसी भी ढंग से पहरेदारी हो, ये सब ना हो, और सीधा सीधा ये लोक पर्व आप भी मनाइए। और ये उम्मीद हम भी करें कि चुनाव आयुक्त जो आज बातें कह रहे थे उसमें दम है और बहुत ही पारदर्शिता कल दिखाई जाएगी। ऐसी उम्मीद करें क्या प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, पहली बात तो ये कि जो शकील जी कह रहे हैं जी, ये बातें मुझ तक भी पहुंच रही हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी और आरएसएस के लिए भी कि अगर जनता के जनादेश को अगर चोरी किया गया, पलटा गया, तीन तिकड़म किया गया उसमें, और उसका भारी जनाक्रोश हो जाए, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता ने चुनाव लड़ा है, अगर ऐसा हो गया तो कई दशकों तक बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय राजनीति में सरवाइव करना। ये बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। वो उतना बड़ा धब्बा होगा कि जो इमरजेंसी में कांग्रेस के ऊपर लग जाता, अगर जनता पार्टी इंदिरा गांधी को तंग न करती, इंदिरा गांधी वापस ना आ जाती, वो बहुत बड़ा धब्बा था। बीजेपी के ऊपर और आरएसएस के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा सत्ता हथियाने का, अनैतिक ढंग से, अलोकतांत्रिक ढंग से। दूसरी बात कि अब ये जो आपके पास एक आया थाने से पुलिस का, देखिए ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। नोटिस आया नेताओं को, किसी को जी, यहाँ पे ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये कोई तानाशाही वाला देश नहीं है। यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है। काउंटिंग एक सिक्योर एरिया में होती है। काउंटिंग के बाहर 144 लगा हुआ है, अंदर जाने के लिए पासेस है, सिक्योरिटी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन जनता जश्न भी मनाएगी, ये लोकतंत्र का जश्न है। अभी आपने कहा लोक पर्व जी, जनता अपने उम्मीदवार के लिए, उनके समर्थक ढोल नगाड़े फूल माला लेकर जाएंगे वहां। वो हर राउंड के बाद जश्न मनाएंगे जब उनका कैंडिडेट आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल, इसको कौन रोक सकता है? इसको कौन लोग? तो बैंड बाजे के साथ जाएंगे, जुलूस निकलते हैं वहां पे जब जीत होती है। तो ये डेमोक्रेसी का पर्व है। ये कोई बंदूक के साए में चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग लोकतंत्र को। और एक दो और बातें मैं जोड़ूंगा, उसके बाद मैं बाकी लोगों को सुनूंगा। जो बात एक और बड़ी डिस्टर्बिंग सुनाई पड़ रही है वो ये कि देखिए, दो बातें हम लोगों ने की पिछले कुछ दिनों में, दोनों सच साबित हुई। एक, हम लोगों ने कहा था राजीव जी कि 300 से ऊपर एग्जिट पोल के लिए कह दिया गया है, वो सही साबित हुआ। जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल आए। कल हम लोगों ने कहा था कि एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए किए गए थे। आज देखिए कि एग्जिट जो 6 मई से और 31 मई तक 10-11 बार लाल निशान पे जो बंद हुआ है स्टॉक मार्केट, कल आज सुबह वो 2000 से ऊपर खुला, बिल्कुल 25,000 तक गया। सुन रहे हैं कि अडानी जी ने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए इसमें, या तमाम और लोगों ने कमा लिए। जितना सरकार के जाने के पहले जितना बटोर सकते हैं, उतना, जिसको कहा जाए कि लूट सके तो लूट, आज पूरा जो है अंजाम हो गया। तीसरी एक और बात जो सुनने में आ रही वो ये कि काउंटिंग का सिस्टम ऐसा बनाया गया है, जो आपने बात सुनी कि अमित शाह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, और सबूत लाभ मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन। जी,
काउंटिंग शुरू होगी बीजेपी के जो स्ट्रांग कंस्टिट्यूंसीज हैं असेंबली की, वहां से, ताकि कोशिश ये हो कि 12 बजे तक हर जगह से, पूरे देश से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे और विपक्षी दलों का हौसला पस्त हो जाए, मीडिया से नैरेटिव बढ़ जाए, वो जो अधिकारी है ब्यूरोक्रेसी, उनके ऊपर एक दबाव बन जाए और काउंटिंग एजेंट जो है वो हताश होकर चला जाए, निराश होकर चला जाए वहां से। ये पूरा एक तरीका है। मैं मतलब हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन ये सुना है कि बहुत डिस्टर्बिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीएन शेषन पूरे बैलेट पेपर को मिक्स करवाते थे और मिक्स करवाने के बाद उसकी बंच में काउंटिंग होती थी, ताकि किसी को ये ना पता चले कि किस इलाके से लीड आ रही है जी। तो ये मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये चीजें नहीं करेगा, इस तरीके के हथकंडे की बीजेपी को जीतता हुआ दिखाए। बाकी ये कि अलर्टनेस बहुत है फॉर्म 17C को लेकर। आज इलेक्शन कमीशन भी कह रहे थे कि बहुत अलर्टनेस है और कल सुबह हम लोग देखेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी का पर्व है ये यहाँ पे ढोल नगाड़े भी होंगे, माले भी होंगे, फूल मालाएं भी होंगी, जुलूस भी होगा, नारे भी लगेंगे, कानून के हद में रहकर। इसको ये न बनाए कि कोई बंदूक के साए में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। जरा आपसे समझूं, कल की बात हम अभी कर रहे हैं और साथ साथ कल जो होने जा रहा है उसकी जरा ये अब थोड़ी सी चर्चा उस पर हम करें। आप तमाम साथियों से समझना चाहता हूं कि क्या कुछ आप देखते हैं कल, क्या कुछ होते हुए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के, उसमें से कुछ एक इंडिया के संपर्क में है, और ये बात जयराम रमेश ने भी कही थी पहले, 2-1 दिन पहले। इसको कैसे देखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा उस पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि कल शाम को क्या होता हुआ दिखाई देता है आपको। मैं भविष्यवाणी करने की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं बिल्कुल भविष्यवाणी करने लायक भी नहीं हूं। मैंने जो इन दिनों जमीन को जिस तरह से देखा है, लोगों से बात की है, जो नैरेटिव रहा है जमीन पर, मैं बस उसी की बात करूंगा। ये एग्जिट पोल जितने फर्जी लगते हैं, बकवास लगते हैं, और मुझे लगता है कि ये बात हम लोग तो कह ही रहे हैं, ये एनडीए के घटक दल भी समझ गए। क्योंकि कोई भी राजनीति में रुचि रखने वाला व्यक्ति, जानकार तो छोड़ दीजिए आप, वो इस बात को समझता है कि 300 पार के लिए आपको कोई बड़ी वेव चाहिए, और 400 या 350 आप तब क्रॉस करते हैं जब कोई तूफान हो, कोई सुनामी हो। ये बीजेपी के पक्ष में हवा तक नहीं है, पुरवाई तक नहीं चल रही है। आप कहां से करेंगे? तो इस बात को जब हम लोग समझ रहे हैं, तो जो घटक दल है वो कैसे नहीं समझ रहे होंगे कि एग्जिट पोल और कितना झोल है उसमें। आप देखिए, एक ने तो दे दिया राजस्थान में 33 सीट, कोई तमिलनाडु में कांग्रेस को दे रहा है 13 सीट, जब वो 9 पे लड़ रही है जी। तो इस बात को लोगों ने समझ लिया है कि आपको एक अंक दे दिया गया है कि साहब इसके आगे पीछे थोड़ा आपको दिखाना है। तो भाई लोग, तो यहाँ मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत की जो डेमोक्रेसी हो गई है इस समय, ये समूचे तंत्र का हाल है कि अगर कह दिया जाए कि आप खड़े हो जाइए तो वो लेट जाता है, अगर कह दिया जाए कि कान पकड़िए तो मुर्गा बन जाता है जी। तो उसमें चाहे चुनाव आयोग हो, मीडिया क्या कर रही थी, क्या रोल था इस समय, आपने देखा ही होगा। मोदी जी थोड़ा कहे तो वो, और ये पूरे देश के हालात हैं। और स्वरा भास्कर ने जो बात कही थी पिछले दिनों कि हमने 10 साल में डरना सीखा है, ये भारत में नहीं था पहले। तो वो जो स्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि अब उस डर के साए से लोग निकल रहे हैं जी। उसमें एनडीए के घटक दलों के साथ क्या हुआ, उनका कहीं कोई एजेंडा था क्या? कहीं कोई मंत्री का भी आप नाम जानते हैं क्या? हम तो शायद भूल जाते हैं कि रेल मंत्री को एक आध पीयूष गोयल टाइप वित्त मंत्री का जानते हैं, लेकिन कृषि मंत्री कौन है ये भी आपको तभी पता चला जब किसान आंदोलन हुआ।
तो यहां पर कोई अंतरिम मंत्री का कोई मतलब ही नहीं है। यहां केवल 2 ही लोग चला रहे हैं पूरे देश को। तो जो घुटन महसूस हो रही है लोगों को, उसमें से ये बात निकल करके आ रही है। रही बात कि कल क्या सीन होगा, जो प्रशांत जी ने और सब लोगों ने बातें की, वो सारी स्थितियां होंगी। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जनता बेहद जागरूक हुई। हम लोग जो समझते थे कि हमारा लोकतंत्र अभी बहुत कम समय हुआ है और लोग इतना परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लोगों ने ये दिखा दिया है कि नहीं, हम सच्चे उस विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह की थी। तो वो लोग इस बात को साबित करें और अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए खुद मुस्तैद हैं। सच्चाई ये है कि उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी को अपने कंधे पर बिठा लिया है कि साहब आप आओ। और वो महाभारत की एक कथा है अभिमन्यु वाली, कि जैसे 7 चक्र भेजने थे, लेकिन उसने कथा नहीं सुनी थी अर्जुन से कि 7वां चक्र कैसे भेजा जाएगा। और अभिमन्यु की वो जो कथा है 7वें चक्र वाली, मुझे लगता है कि इस दौर में अगर हम थोड़ा सा इस राजनीति के नजरिए से देखें तो जनता ने उस चक्र को तोड़ दिया है और बिठा लिया है कंधों पर राहुल गांधी को कि आ जाइए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए ये तंत्र है। और इसलिए आप देखिएगा कि लोग बड़ा मुस्तैद हैं और हर चुनाव क्षेत्र में ये इनका हर बार जो चल रहा है ना, हर दांव खाली जा रहा है, कभी कभी उल्टा पड़ जा रहा है। इन्होंने दिखाया कि साहब उत्तर प्रदेश में 70-72 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हर लोकसभा क्षेत्र में लोग ये जान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, पड़ोसी भले ही हार रहा है। तो वो सब मुस्तैद है। और ये लगभग यहां पर 60 लोकसभा सीटों का ये हाल है कि उन्हें ये लग रहा है कि हम तो जीत रहे हैं, हो सकता है कि मेरी बगल वाली सीट आ रही हो। तो वो सब मुस्तैद हैं और तैयार हैं। और मुझे लगता है कि वो इतना मुस्तैद हैं कि कल चूं भी नहीं हो पाएगा जी। इसकी आशंका बताई जा रही है। मुझे नहीं लगता लोग एक थोड़ा सा मैं उसको क्रांति की भाषा में कहूं कि कफन बांध करके लोग तैयार हैं कि नहीं साहब, ये जो हमको अधिकार मिला हम उसको यूं ही नहीं बर्बाद होने देंगे। तो वो गांधी का आप दृश्य, लुई फिशर ने जो लिखा ना कि आंदोलन चल रहा था, वही भारतीय सिपाही थे, जब आंदोलनकारी आगे बढ़ते थे तो वो लाठी मारते थे, लहूलुहान हो जाते थे। और 4 आते थे, वही आंदोलनकारी एक चारपाई पर रखते थे और ले जाते, फिर एक दूसरा आता था टोली, फिर वो मार खाते थे, फिर आ जाते थे। तो लुई फिशर ने लिखा है कि मैं आश्चर्य कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये वो देश है कि जो अपनी आजादी को बचाने के लिए खुद हताहत होने के लिए तैयार। और इसलिए मैंने कहा कि उस सर पर कफन बांध करके, मैं बलिया के जो प्रत्याशी हैं उनकी बात को कोट करूंगा कि उन्होंने कहा कि डीएम साहब, अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो या तो लाश मेरी उठेगी या फिर आपकी उठेगी। इस बात को समझ लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं, बाकी दिल्ली और दूसरी जगहों का मैं बहुत अभी थोड़ी देर पहले पप्पू यादव ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी, आप जो कह रहे हैं ना, हमारा हर वर्कर कह रहे हैं सिर पर कफन बांध कर आए, ये पप्पू यादव ने अभी भी कहा है। कफन वर्ड आप यूज कर रहे थे तो मैं अभी बता रहा हूँ अभी भी। तो ये एक तैयारी उस ढंग से, और इस तैयारी में कहीं भी किसी को उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी अपील है कि कोई उत्तेजित ना हो और न ही ये सोच के कल के उस परिणाम की तरफ देखे कि नहीं सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है। हो सकता है कि अच्छा हो सकता है सब कुछ शांतिपूर्ण हो और कोई बेईमानी ना हो। और ये आशंका जो बेईमानी की है वो आशंका दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। और आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे उम्मीद थी कि उन आशंकाओं से पर्दा उठाएगा, नहीं उठाया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। लेकिन उस कल का जो ओवरऑल कल की जो काउंटिंग है वो ठीक से संपन्न हो। ये लोक पर्व है, अगर तो इस पर्व को हम पर्व में मार
पीट नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत का वातावरण पैदा नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के गले मिलते हैं, गले लगते हैं, और यही उम्मीद की भी जानी चाहिए। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके पास कैसे देखा जाए कल के दिन को, और यहां थोड़ा सा जो राजनीति में जो परिवर्तन हो सकता है उसकी तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं आप सबको, आप हमारे जो तीनों बचे हुए साथी आप सबके बीच। एक मजेदार तथ्य अभी जो आंकड़े आए एग्जिट पोल के, जिसमें सीटें जितनी नहीं उससे ज्यादा जीत बताई जाने लगी, और कुछ परसेंट में तो ऐसे भी दिखाए गए हैं कि 100% टोटल होता है, लेकिन 110% भी दिखाया गया। कई जगह पे 60% बीजेपी को, 39% कांग्रेस पार्टी को, अदर्स के खाते में 11%, 110% हो जाता है अगर जोड़िए तो। ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं, गड़बड़ियां रही हैं, और आज आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं संजय सिंह, उन्होंने इन गड़बड़ियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तमाम अलग अलग एग्जिट पोल के पोल खोलते हुए वो नजर आए। लेकिन चलिए उधर ना जाकर के हम सीधा इधर आते हैं कि जिन गड़बड़ियों की बात हो रही है, इन गड़बड़ियों के बीच जो सत्ता पक्ष है उनमें भी, जो शायद मुझे ध्यान आ रहा है आप लोगों में से ही कोई कह रहे थे कि अंदर खान, शायद शकील अख्तर जी कह रहे थे कि बीजेपी में भी कई लोग बैठे हुए हैं जहां टूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है। कल शाम तक हम देख सकते हैं अगर बीजेपी के हिसाब से मोदी 3.0 नहीं हुआ तो यह भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं कैसे देखते हैं इस राजनीति को आगे बढ़ते हुए। राजीव जी, कल को लेकर दो विषय हैं। एक तो ये कि जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जैसे बलिया के प्रत्याशी ने कहा है, आज अभी पप्पू यादव ने भी कह दिया, हम सब लोग भी उस पर बात कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र इस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया कि 10 साल से सत्ता में बैठी पार्टी और चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा हट गया है। लोगों को लग रहा है कल ठीक से गिनती नहीं होगी, लाशों के निकलने की बात हो रही है, लोग कफन बांधकर निकल रहे हैं। इस सब तक पहुंचाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। उनकी अगुवाई में संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरह ठकुर सुहाती की है, वे सब इसके जिम्मेदार हैं। क्या 1977 में कोई कफन बांधकर गया था मतगणना स्थल पर? आपातकाल के साये में चुनाव हुए थे। क्या 1980 में कोई ये बात कर रहा था? उस समय की कतरने अखबारों के दफ्तरों में आज भी नई दुनिया और ग्वालियर के स्वदेश जैसी अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी में, दिल्ली के नवाई टाइम्स की लाइब्रेरी में देखे जा सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी में ऐसी कोई खबर? देशबंधु की लाइब्रेरी में, बिल्कुल हमारी देशबंधु की लाइब्रेरी में देख सकते हैं। क्या कोई ऐसी कतरन ढूंढे से भी मिलेगी जिसमें विपक्ष ने या मीडिया ने यह संदेह जताया कि कल गिनती ठीक से नहीं होगी, सत्ता हस्तांतरण होगा कि नहीं होगा? क्या उस वक्त जो लोग सत्ता में नहीं थे उनमें से किसी को यह कहना पड़ रहा था कि हम कफन बांध कर आएंगे? इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र पर खतरा है। इस बात को जनता समझ चुकी है, और इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे उनको भी समझ में आ रहा है कि हमने जो बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल करवाकर पेश कर दिया, वो भी एक भूल हो गई है। राजीव जी, अगर वो संतुलित होता तो मुझे नहीं लगता आज कफन बांधने की बात रविकांत जी कर रहे होते, या पप्पू यादव या वो सनातन पांडे जी कह रहे होते। दूसरे विषय पर आते हैं। जो कल बदलाव होगा तस्वीरों में, वो ये है कि जैसे ही की संख्या थोड़ी ऊंचे नीचे हुई, वैसे ही आप देखेंगे आयाराम गयाराम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो किसी सिद्धांत या विचारधारा के आधार पर बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे दल कांग्रेस के साथ भी हैं जो किसी विचार के कारण नहीं है। कुछ है विचारधारा के साथ, लेकिन ऐसे भी हैं। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी, उन्हें बहुत देर नहीं लगेगी नरेंद्र मोदी के साथ जाने में। यद्यपि वे चुनाव में कह चुकी हैं कि वे इंडिया गठबंधन की सरकार में, पहले बोला था बाहर से शामिल होंगी, बाद में शायद उन्होंने कहा कि भीतर से भी शामिल होने को तैयार है। तो ये नजारे 1:30-2 बजे के बाद दिखाई देंगे, जब ऐसा लगेगा कि कांग्रेस नीत गठबंधन उस स्थिति में है कि उसे अगर 10-20 लोगों की जरूरत है तो वे सारे लोग जो नरेंद्र मोदी से प्रताड़ित हैं, बीजेपी के भीतर के लोगों की अभी मैं बात नहीं कर रहा, उनमें से एकदम कल टूटने की स्थिति में कोई नहीं होगा। लेकिन बीजू जनता दल जैसे लोग, तेलुगु देशम जैसे, चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर, ये लोग तो किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है कल 1:30-2 बजे के बाद तस्वीर थोड़ी साफ होगी और अब तक का जो अनुमान है उस हिसाब से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो पूरे शीर्षासन करते कल दिखाई देंगे। जी राजीव जी। जी जी जी, शीर्षासन करते हुए कल दिखाई देंगे, सही कह रहे हैं आप। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे भी समझूं, क्या कुछ आप देखते हैं कल का दिन, कैसे देखते हैं? मुझे सोनिया जी की बात बड़ी मौजू लगती है। उन्होंने कहा है कि ये फैसले, कल जो फैसला आएगा वो एग्जिट पोल के उलट आएगा। आम लोग भी यही सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारी देखकर बीजेपी वालों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब वो 4 जून को शिवाजी के राज्याभिषेक की जयंती की तरह मनाने की तैयारी करने लगे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वैसा ही 4 जून को फिर हम करेंगे। मुझे लगता है कि कल दोपहर तक स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी और जो बातें हुई है, वे सारे लोग जो मौसम विज्ञानी हैं, हवा के साथ बहना चाहते हैं, बहना जानते हैं, वे उसी मूड में कि कब बहें और कब उन्हें नया रास्ता मिले। और इसकी पूरी व्यवस्था बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है, क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं है कि उनके साथ छोटे दल रहें। बीजेपी छोटे दलों को खत्म कर देना चाहती है, निगल देना चाहती है। अकाली दल और शिवसेना उसके उदाहरण है कि किस तरह उन्होंने इन दोनों पार्टियों को खत्म किया, किस तरह नवीन पटनायक के पीछे मोदी जी पड़े हैं। तो छोटे दलों को ये स्पष्ट लगता है कि उनकी स्थिति अगर वे बीजेपी के साथ गए तो अच्छी नहीं है और इंडिया अलायंस या कांग्रेस के साथ रहे तो उनका अस्तित्व बरकरार रहेगा। राजीव जी जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे समझना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं कल के दिन को? और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या आपको उम्मीद है कि सारी चीजें बिल्कुल सामान्य ढंग से, अभी तक ये चुनाव बहुत सामान्य ढंग से खत्म हो, मतलब मतदान तो की प्रक्रिया तो हुई है। आज चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त दावे भी कर रहे थे कि 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण हमने संपन्न करवाया है, मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई है। आपको लगता है कि अभी से जो तैयारियां, चाहे कांग्रेस पार्टी ने हेल्पलाइन जारी किए, उधर समाजवादी पार्टी ने, उधर लालू प्रसाद यादव का भी अभी से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है, लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन अपने प्रदेश के अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया है, और उधर पप्पू यादव को भी आपने देख लिया। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो कल कैसा दिन रहने वाला है एक पत्रकार के नाते, क्या कुछ देखते हैं आप? विपक्ष की तैयारियों को अगर आप हम सभी को जानकारी है, कांग्रेस ने सभी जिलों में काउंटिंग को लेकर के एक पत्र भेजा है। भारत जोड़ो अभियान के तहत एक संगठन काम कर रहा है जिसने लगभग सभी जिलों में जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक्सपर्ट्स भेजे हैं। ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये लोग विपक्ष के उम्मीदवारों को कानूनी राय उपलब्ध कराने के लिए एक लोगों का समूह गठित किया है और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे अवगत कराया है। यह चुनाव को किस गंभीरता से विपक्ष लड़ रहा है, यह तथ्य, ये बातें इस बात की प्रमाण है। जी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि शराब की बिक्री नहीं हुई। अगर निर्वाचन आयोग चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान शराब की बिक्री के आंकड़े भी दे देता कि शराब के चुनाव घोषणा के पहले शराब की बिक्री इतनी हुई थी और चुनाव के दौरान इतनी हुई। शराब तो ऐसा है नहीं कि आप कोई कहीं बेच ले, वो तो उसकी नियंत्रित बिक्री होती है, इसकी आपूर्ति भी सरकारी तौर पे होती है। तो ये आंकड़े जुटाना भी बहुत कठिन नहीं है। अगर ये बता देते तो अगर अधिक बिक्री हुई तो वह उसका खपत कहाँ किया गया, नहीं बिक्री हुई तो जो बात निर्वाचन आयोग कह रहा है उसकी सर्वमान्य हो जाएगा। जी। अपनी बातों के पक्ष में अभिलेख उपलब्ध कराना यह भी संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद की जाती है। निर्वाचन आयोग की बात कोई अब मैं भरोसा नहीं करने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, आपकी बात से कौन यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसके साथ और भी आंकड़े दे देते तो मुझे लगता है कि और ये तथ्यपरक होता। आपने कहा कि पैसों की बड़े पैमाने पर जब्ती हुई। क्या निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन जिन लोगों से पैसे की जब्ती हुई वह किस पार्टी के लोग थे?
किस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, पिछले दिनों जो पैसे जब्त किए गए थे उनका क्या हुआ, किनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई हुई, कोई आंकड़ा नहीं आज तक आता जी। जो लोग पकड़े जाते हैं उनके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया जाता कि कौन लोग हैं, किनके यहाँ से मिला, क्या आपके खिलाफ कार्रवाई की, आईपीसी के तहत क्या कार्रवाई की, इनकम टैक्स कानून के तहत क्या कार्रवाई की गई, जब्त किया गया पैसा रिलीज हुआ या नहीं हुआ, किस काम आया, कोई आंकड़ा नहीं है। ये भी तथ्य बता दिए जाने चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग ये कहता है कि पैसे का वितरण नहीं हो पाया, हम सभी लोग स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना यह है कि निर्वाचन को लेकर के जो विपक्षी दल हैं बहुत ही गंभीर हैं और हर स्तर पर उनकी तैयारी है। उन्होंने अपने जो उनके काउंटिंग एजेंट हैं उनको एक दिन पहले से आज ही अधिकांश जगहों पर लोगों ने जगह एकत्रित किया है और बाकायदे उनके क्लासेस लिए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या क्या किस तरीके से अंतिम, जैसे कहा, जो बात कही है अखिलेश यादव ने कि अंतिम वोट गिने जाने तक हम मौजूद रहना जी, वो ये बताता है कि कितनी गंभीरता है और बड़े ढंग से लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उत्पात मचाने के लिए या कोई शांति भंग करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने और एकदम दृढ़ निश्चय होकर के और फोकस होकर के काउंटिंग स्थल पर मौजूद रहने के लिए इंडिया दल समूह ने अपने लोगों को तैयार किया। ये बताता है कि इसको लेकर के पूरी गठबंधन में किस तरह की गंभीरता है। जी बिल्कुल, गठबंधन पूरी गंभीरता के साथ, खासकर इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, इस चुनाव को देख रहा है, काउंटिंग को देख रहा है। दूसरी तरफ कल सुबह 6 बजे से लगातार आप तक हम रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। सुबह 6 बजे से लगातार चुनाव की गतिविधियां, काउंटिंग की गतिविधियां जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे और पल पल की रिपोर्ट, कौन आगे कौन पीछे, ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अहम दिन इस देश के लोकतंत्र के लिए, अगले 5 साल के लिए, और जनता का भरोसा जो है वो बचा रहता है या टूटता है, ये सब भी देखेंगे हम। क्योंकि भरोसे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे तमाम साथी जो इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और तमाम साथी जो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं, जो कमेंट नहीं भी कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब, आप सब जमीन से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट वही है जो आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे। एग्जिट पोल जो हमारा, इसी एग्जिट पोल के इर्द गिर्द आप ये तय मानिए कि कल का रिजल्ट रहने वाला है। और अगर ये नहीं रहा इस यहां तक, और जो अभी तक आया है 350, 400, एक नारा दे दिया गया, अब की बार 400 पार, उस नारे के इर्द गिर्द अगर आप देख रहे हैं कि ये एग्जिट पोल आया है, तो लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या सचमुच इतनी बड़ी लहर थी जो 400 पार तक एनडीए को ले जाने में सक्षम रही। खुद को सोचेंगे, खुद से सोचेंगे, खुद से सवाल करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल नहीं। चाहे वो 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, उस समय भी 400 पार अगर नहीं हो पाया तो अभी कैसे होगा। क्या ये 1984 है जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी? ये 1984 भी नहीं है, ये 1991 भी नहीं है, और न ही ये 2014-19 की बात कर रहा हूं। तो फिर 2024 में 400 पार कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर कल शाम को हम लोग चर्चा तो करेंगे इस पे, लेकिन सुबह 6 बजे से इस पे हम लगातार आप लोगों के बीच बने रहेंगे। हमारे तमाम साथी जुड़ेंगे आपसे और हमेशा जैसे रूबरू होते हैं वैसे होते रहेंगे। आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। और इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबका बहुत